हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली बलबीर सिंह जी को पकड़ लिया हमने दोबारा। ये गायब थे कुछ दिनों तक, आपको पता ही है। तो एनी विच वे, वेलकम टू दिस नेक्स्ट एपिसोड ऑफ अखबारी लाल सीरीज। तो आज फॉरेन पॉलिसी पे हम एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेटेस्ट एससीओ मीट, जो वर्चुअल मीट हुई थी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की, इंडिया ने उसको चेयर किया है। हाँ जी राइट। तो उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। राइट। अच्छा, पहले तो पुनीत जी ये बताइए कि ये जो एससीओ है, इसका बैकग्राउंड या मैं टर्म यूज कर सकता हूँ, इसकी आइडेंटिटी क्या है? सर, अगर हम देखें एससीओ बड़ा वेवर्ड सी आइडेंटिटी है, चेकर्ड आइडेंटिटी मैं कहूँगा इसकी है, क्योंकि ये बेसिकली बना था 1996 में बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। कौन सा बॉर्डर डिस्प्यूट है? सर, चाइना ने जब अपनी 1970s में इकोनॉमी ओपन करी तो उसके बाद 1980s में उसको बेसिकली अपना उसने कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया। फिर जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो चाइना को ये लगा कि अब वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हुआ है, चेंज हुआ है, तो अब क्योंकि बाइपोलर कैंपिंग खत्म हो गई है तो मेरे लिए रिसोर्स एक्सेस करना आसान होगा। अब जब उसने रिसोर्सेज एक्सेस करने की सोची तो उसने देखा कि सबसे पहले नेबरिंग एरिया जो मेरे बगल में है, जहाँ पे मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं मारना, जिधर से रिसोर्सेज मुझे मिल जाएंगे, दैट वाज द सेंट्रल एशिया रीजन। अब सेंट्रल एशिया के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि दे वर ऑल अर्स्टवाइल पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। 1925 से वो सोवियत यूनियन के पार्ट थे। बिल्कुल। अब जब सोवियत की लिबरेशन से हटे, मतलब वो 90s में जब वो खत्म हुआ लिबरेशन सोवियत के रूल का, तो चाइना के साथ उन कंट्रीज के बड़े सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे। अच्छा। तो चाइना को अब ये लगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट है रिसोर्स लेने का, अगर मेरे को रिसोर्स चाहिए, मेरे को बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करना है। अच्छा, एक मिनट रुकूंगा मैं। ये चाइना की स्ट्रेटजी हमेशा रही है कि जब उसको सूट करता है तभी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। चाइना ने हमेशा हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करता। हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट इसलिए रिजॉल्व नहीं करता, उसके दो रीजन है। सबसे पहला उसका इंटरेस्ट में इसको फेस्टरिंग रखो। एक तो इंटरेस्ट में है कि सर ये परमानेंट चलता रहे। दूसरा, मैं ये भी कई बार बच्चों को भी समझाता हूँ कि भाई चाइना को ना एक इंडिया के साथ एक हैपनिंग एलिमेंट चाहिए रिलेशनशिप में। अच्छा। कि कुछ ना कुछ जो है इरिटेंट होता रहे, मतलब परेशान कीप इंडिया ऑन एज, कीप इंडिया ऑन एज, कीप इंडिया ऑन बॉयल। अच्छा, हो क्या रहा है कि अब यहाँ पर सेंट्रल एशिया में उसने देखा कि मेरे को रिसोर्स मिल रहा है, उसने ये तक सोच लिया कि अगर सेंट्रल एशियन टेरिटरीज के साथ मुझे अपनी कोई थोड़ी बहुत टेरिटरी कंसीड भी करनी पड़ेगी, मैं करूंगा, जब तक मेरा इंटरेस्ट सॉल्व हो जाए कि भैया मुझे इनसे रिसोर्स चाहिए। तो कितनी कॉन्ट्रास्टिंग पॉलिसी, यहाँ हमारी टेरिटरी ले रहा है और वहां पे जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी उसको सीड भी करने को तैयार है। तो इस पर्पस से, इस थॉट प्रोसेस से उसने 1996 में शंघाई 5 की ग्रुपिंग बनाई। उसने पहले बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करे, 5 साल लगा के 2001 में उसने शंघाई 5 को बना दिया एससीओ बना दिया। अच्छा, जब एससीओ बना तो एससीओ का पर्पस, उसकी बैक की जो फिलॉसफी है वो ये थी कि मुझे रिसोर्स लेना है। अब चाइना ने जब रिसोर्स उठाना शुरू किया तो उसको अब ये समझ आ गया कि भाई इस एरिया से अगर रिसोर्स मैं ले रहा हूँ तो इस एरिया से दूसरा कोई आगे रिसोर्स ना ले। अच्छा। तो इस कारण से चाइना ने अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना के अपने आप को पोजीशन करना शुरू कर दिया। अच्छा। अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर में भी ना सर, जनरली जब हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं या इंडिया के केस में देखते हैं, जैसे हम लोग आज की डेट में एनएसपी बनना चाह रहे हैं वेस्ट एशिया को लेकर, तो हम लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ, मतलब डिफेंस नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हम वेस्ट एशिया के बनने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हम तो कोशिश कर रहे हैं। Do we have the resources also? Sir, I won't say कि we would have the resources to immediately become, but at least we have started taking the right steps, because कल से उसको हम लोग जाके पोजीशन कर सकते हैं लोगों के सामने किसी we have a global power aspiration। उससे बेटर नहीं होगा कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो ऑब्जेक्टिव है वो साउथ ईस्ट एशिया में पहले फोकस किया जाए? सर, साउथ ईस्ट एशिया अब चाइना ने पूरा हाईजैक कर रखा है, तो वहां पर हमारी स्पेस जो है वो लिमिट हो गई है। दूसरी सबसे बड़ा रीजन साउथ ईस्ट एशिया में हमारे ना जाने का ये भी है कि यूएस ने वहां पर ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट करके यूके को ऑकस बना दिया है। तो हमारे लिए तो स्पेस ही नहीं बच रहा वहां पे। हम अगर जाएंगे भी तो वो छोटे, मतलब वियतनाम जैसे देश के साथ बैठ के, मतलब क्या है कि चल तू एक आध ब्रह्मोस ले ले, तू मेरे को ये दिखा दे वो दिखा दे, ये कर रहे हैं हम वहाँ पे। तो एटमॉस्फेयर जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया, बहुत ज्यादा, मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिक से भी ज्यादा मैं ये कहूंगा कि सर मतलब क्लटर्ड हो गया, मतलब वहाँ पे स्पेस ही नहीं मिल रही हमें, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब वो 4 तकिए रखे हुए हैं, मैं अपना हाथ कहाँ पे डालूं वहाँ पे। तो ऐसी परिस्थिति है वहाँ। वेस्ट एशिया में हमारे साथ फिर भी ये है कि चलो सर, यूएई सऊदी अरेबिया टू सम एक्सटेंट ओके हैं, और यूएई सऊदी अरेबिया दोनों की यूएस से रिश्ते इस टाइम पे अच्छे नहीं चल रहे, तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। ईरान का चलो जब तक प्रॉब्लम चल रहा है उनका चले, इजराइल एक हमारा सपोर्टिव पार्टनर है, तो इस केस में थोड़ा सा वेस्ट एशिया में स्पेस मिल रही है। लेकिन ये चीज हमारे को, हमने जब सेंट्रल एशिया के केस में चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखी, चाइना ने बड़ी पेक्यूलियर चीज ये अपनाई कि उसने पहले दिन से ये सोचना शुरू कर दिया एससीओ बनाते ही 2001 से कि मुझे यहाँ पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है। ठीक है। अब वो रिसोर्स भी ले रहा है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी बन रहा है, वहां पर अपनी इकोनॉमिक प्रोड्यूस को उनके रिसोर्स लेके वहां पर डंप भी करना चालू कर दिया। ठीक है। अब ये चीज देखते देखते रशिया में इनसिक्योरिटी बढ़ी, तो इवेंचुअली 2010 वाला जो डेकेड स्टार्ट हुआ तो रशिया ने देखा कि यार मेरे बैकयार्ड में आके तू मेरे से यहाँ से मेरी कंट्रीज के पुराने वाले रिसोर्सेज उठा रहा है
उन्हीं कंट्रीज में एनएसपी बन रहा है, उन्हीं कंट्रीज में अपने इकोनॉमिक प्रोड्यूस को डंप कर रहा है। इस परिस्थिति में तो भैया मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रशिया ने एक पॉलिसी अपनाई, रशिया ने दे स्टार्टेड पुशिंग चाइना कि भैया एससीओ के एम्बेड को एनलार्ज करो। ठीक है। अब उसने कहा कि भाई दूसरे मेंबर लाओ। अब चाइना को ये गेम समझ आ गया तुरंत कि भाई दूसरा मेंबर मींस कि रशिया तुरंत बोलेगा इंडिया को लेके आओ। बिल्कुल। अच्छा, अब इंडिया की एंट्री जब एससीओ में बनने लगी तो सरप्राइजिंग बात है कि यूएस ने भी बोला कि भैया हाँ हम रशिया के साथ है, इंडिया को वहां पे लेके आओ। ओके। ये बड़ी आयरॉनिकल बात है। मतलब आप देखोगे कि सर जैसे इंडिया चाइना वैसे एक दूसरे के साथ कभी खड़े नहीं होते, लेकिन क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो दोनों हाथ जोड़ लेते। रशिया और यूएस एक दूसरे को वैसे कभी लाइक नहीं करते, बट अगर इंडिया की एससीओ की बात आई तो दोनों ने कहा कि नहीं नहीं इसको लेके आओ। ओके। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि हम लोगों का प्रेजेंस एससीओ में बना। अच्छा, अब हमारे को बैलेंस करने के लिए तुरंत क्या किया कि इन्होंने चाइनीज ने पाकिस्तानीज को मेंबरशिप दे दी। सर पाकिस्तान जैसा देश वैसे ही एससीओ में छोड़ो, मतलब कहीं पे भी बैठे उसकी कोई हैसियत ही नहीं, लायबिलिटी ज्यादा है। वो लायबिलिटी ज्यादा है, मतलब वो बैठ के करेगा भी क्या, उसको अगर एससीओ का फुल फॉर्म पूछ लो तो वो भी जो है वो कुछ और ही बोलेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि पहले तो वो आ गया। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि आज की डेट में एससीओ के अंदर अगर आपने एक चीज देखी हो सर, इस बार ईरान को नई मेंबरशिप मिली। फॉर्मली इंडक्ट हो गया। अच्छा, अब जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना वो एक एससीओ की आइडेंटिटी अब इस नजरिए से देख रही हैं कि भाई यहाँ पे रशिया, ईरान और चाइना ये तीन इकट्ठे हो रहे हैं। और ये जो रशिया, ईरान, चाइना, एक टाइम पे आपको याद होगा सर आरआईसी, बिल्कुल। ये जो इंडिया चाइना था वो इंडिया हटता जा रहा है और उसकी जगह पे अब ईरान रिप्लेस हो रहा है। बिल्कुल। तो वेस्टर्न कंट्रीज का नजरिया ये है कि भाई ये तो एक ऐसा ग्रुपिंग बनता जा रहा है विच इज एंटी वेस्ट। अच्छा, एंटी वेस्ट मींस एंटी वेस्टर्न वैल्यूज। तो इट इज नाउ अ क्लैश ऑफ व्हाट सैमुअल हंटिंगटन सेड, सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर एससीओ में अब वो चीज देखने को मिल रही है सर। अच्छा, दिस इज देन द रीजन व्हाई कि चाइना से ऐसी वाइब्स आई हैं कि भाई एससीओ नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंडिया। एग्जैक्टली सर। तो ये जो चाइना का स्टेटमेंट आया कि भाई एससीओ नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंडिया, चाइना ने ये कम्युनिकेट करके बोल दिया कि भाई एससीओ में मुझे इंडिया की वैल्यूज which are also to some extent related to the western values, हमें वो नहीं चाहिए। अच्छा, China wants to create through the SCO a Chinese led world order। तो possibly a Chinese version of NATO? सर चाइनीज वर्जन ऑफ नेटो तो नहीं कहेंगे, मतलब लंबी उड़ान होगी। इनफैक्ट सर कई वेस्टर्न स्कॉलर्स जो हैं अमेरिकन ना, उन्होंने जब रिसर्च पेपर्स लिखे थे तो जब मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो लिखते हैं कि भाई एससीओ इज एन एशियन नेटो। तो ये पहले बात हुई थी, ये बात होती थी सर, बट आप ये चीज देखो ना कि सर जो नाटो का थॉट प्रोसेस है और जो एससीओ का थॉट प्रोसेस है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू। नहीं है बिल्कुल। मतलब जस्ट बिकॉज कि एक एरिया में एनएसपी हो रहा है, कल को अगर सर हमारा कोई ग्रुपिंग बन जाए वेस्ट एशिया में तो क्या मतलब वो ये भी कहेंगे कि इंडिया का भी वो वर्जन इंडियन नेटो है। हाँ, वो एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है। सर वेस्टर्न कंट्रीज में ना प्रॉब्लम क्या है, दे हैव अ फोबिया। देयर फोबिया इज कि भाई इफ वी डू समथिंग इट इज फाइन, इफ समबडी एल्स डज समथिंग ऑफ द सेम नेचर ना, दे विल क्रिटिसाइज दैट। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन इसी कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया वांट्स टू एनहांस इट्स टाइज विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, राइट? बहुत फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल। बट साइमल्टेनियसली वो जो हमारे ट्रेडिशनल पार्टनर्स जैसे हमारा रशिया है, पहले सोवियत यूनियन था, उनका साथ भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जो दो बोट्स में पैर रख के, दो किश्तियों में पैर रख के हम चल रहे हैं, तो ये इवेंचुअली एक पॉइंट तो आएगा कि जब दोनों साइड हमें कहेंगे कि पिक वन बोट। मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई थी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस को पढ़ो आज की डेट में, सर ऑस्ट्रेलिया चाइना से एंगेज करता जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया यूएस का एलाई था। क्वाड डिले होने का सबसे बड़ा कारण ऑस्ट्रेलिया था। इवेंचुअली बार बार अमेरिकन ऑस्ट्रेलिया को बोलते थे यू आर स्टेपिंग इनटू टू बोट्स, इट विल नॉट बी अप्रिशिएबल। एक पॉइंट आया कोविड व्हिच वाज देयर, व्हिच बिकेम द टिपिंग पॉइंट। और आप देखो कि उस टाइम पे अमेरिका ने और चाइना ने दोनों ने मिलके ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया कि भैया तू चूज कर ले कि तेरे को कौन सा वो चाहिए। तो जैसे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में था ना सर, वो जो बोमन ईरानी आके बैठता ही भी ए वॉलेट है, ए बुलेट है, तू चूज कर। तो यहाँ पर ना हमारे साथ वही स्थिति होने वाली है सर कि दे विल हैव कि भाई दिस इज द वेस्टर्न वर्ल्ड, दिस इज द रशियन एंड द चाइनीज लेड वर्ल्ड ऑर्डर, यू डिसाइड इवेंचुअली। सो सर इंडिया को आज की डेट में, अच्छा हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, हम इस चीज को बड़े आसानी से टाल देते हैं। हम कहते हैं नहीं मल्टी अलाइनमेंट है, मल्टी अलाइनमेंट। देखो बस वर्ल्ड डजंट बिलीव इन मल्टी अलाइनमेंट, दैट्स योर पॉइंट टर्म, यू डू इट फॉर योर कन्वीनियंस। नोबडी इन द वर्ल्ड इज इंटरेस्टेड इन योर थॉट प्रोसेस। अभी आपके पास कोई कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, आपका कोई कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इतना नहीं है कि आप वर्ल्ड के ऑर्डर को चलाओगे। अभी जो है आप सिर्फ तो अभी हम ये कह सकते हैं इंडिया इज एट दिस जंक्शन मिडिल पावर।
सर राइज इमर्जिंग पावर, हाँ इमर्जिंग पावर भी कहेंगे सर. मिडल पावर तो मतलब ये हो गया कि यू आर इक्वेटिंग इंडिया विद जर्मनी टुडे सर, दैट इज नॉट फीजिबल. अच्छा मतलब मिडिल पावर्स आर जर्मनी, कनाडा, यूके, these are the middle These are the powers सर. middle हम लोग तो powers. उससे बहुत ही नीचे हैं. इकोनॉमिकली तो बहुत पीछे है. हाँ मतलब अभी सब सारण के लेवल पे कंपैरिजन करें काफी इंडिकेटर्स में तो वी आर कंपेरेबल टू देम राइट नाउ. तो इस केस में सर ये जरूर है कि इंडिया के लिए आने वाले समय में प्रॉब्लम होगी. वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, वेरी केयरफुल इन आवर थॉट प्रोसेस. बिकॉज सर घूम फिर के अब हमारा, मैं आपको इसका एक सोल्यूशन ये बताता हूँ. हो क्या रहा है कि हमें अब ये चीज समझ आ रही है, ये फीलिंग समझ आ रही है कि वेस्टर्न कंट्रीज डोंट वांट अस टू गो टू रशिया वेरी क्लोजली. हम क्या कर रहे हैं ग्रेजुअली, अब रशिया को अपसेट करे बिना ना हम लोगों ने यहाँ पर वो आत्मनिर्भरता स्टार्ट कर दी है. ठीक है. तो अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे. माय पॉइंट इज दिस ओनली एग्जैक्टली कि भाई अगर एज्यूमिंग, हालांकि डिप्लोमेसी में कभी भी हाइपोथेटिकल सवाल नहीं पूछे जाते, तो मैं आपको एक आज पूछ लेता हूँ. हाँ जी. रेड लाइन क्रॉस कर लेता हूँ. नहीं, नो प्रॉब्लम. कि अगर एज्यूमिंग दिस थिंग कि आज हमारी रशिया पे जो आर्म्ड फोर्सेस की डिपेंडेंस है, अगर आज वो निल हो जाती है, तो विल वी स्टिल हैव द सेम काइंड ऑफ डेप्थ इन आवर रिलेशंस विद रशिया? एब्सोल्युटली नॉट सर. अच्छा बिल्कुल नहीं हो. नहीं हो सर. आप मुझे ये बताओ ना, रशिया की के सपोर्ट साथ हमें यूएन में नहीं चाहिए. सर रशिया की सपोर्ट अगर यूएन में अगर वो कल को रिप्लेस करके यूएस हमें दे रही है तो वेदर इट इज रशिया और वेदर इट इज यूएस, देन देयर इज नो डिफरेंस. बट इंडिया को एक चीज ये एक्सेप्ट करके चलनी पड़ेगी लॉन्ग रन में, आउट ऑफ रशियन सपोर्ट वर्सेस द यूएस सपोर्ट, हु इज मोर रिलायबल? इट इज द रशियंस हु हैड बीन मोर रिलायबल एंड एब्सोल्युटली. अमेरिकन्स की पॉलिसी कभी भी स्टेबल नहीं रही है सर. वो पाकिस्तान के साथ भी कितना यूज एंड थ्रो उन्होंने किया है, बाकी पूरे वर्ल्ड के साथ यूज एंड थ्रो किया. सर आप खुद देखो ना, वेस्ट एशिया में इन्होंने इतने अलायंसेस बना लिए, सऊदी अरेबिया को अपना भाई कह दिया, राखियां मनवा दी उसको, और उसके बाद आपने उसको डंप कर दिया उठा के. तो इंडिया को ये चीज कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए. अगर इंडिया एकदम बेवकूफ टाइप का देश बन जाए, देन मतलब वी रियली कांट से एनीथिंग, बट वी मस्ट नो दैट Americans are not a very trustworthy people to लॉन्ग टर्म में रिलायबल नहीं है सर. उनके साथ वो रिलायबिलिटी फैक्टर नहीं होगा. बट हाँ ये चॉइस एक दिन लेनी पड़ेगी सर. इट्स अ वेरी टफ डिसीजन. We'll have to bite the bullet. We'll have to bite the bullet badly, and it could also not just be a bullet, it could be a mortar. मैं तो ये कहूँगा. शेल होगा. तो शेल होगा तो वो प्रॉब्लमेटिक है. Any which way. So बहुत सीखा आपसे SEO के बारे में, and I hope you also learned as much as I was able to get from Niji. So till next time, till the next episode, thank you very much. Thank you.